वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष सर एकेडमी। संतोष सर एकेडमी में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में समास। आज का टॉपिक रहेगा समास। समास किसे कहते हैं ये आपको हिंदी में हम बताएंगे। आपको सबसे पहले आपको बताते हैं कि समास कहते किसे हैं। तो समास हो गया दो शब्दों का परस्पर मेल, शब्दों का मेल। जिस प्रकार से आप लोग संधि पढ़े होइएगा, संधि, तो संधि में आपको बताए थे कि संधि में वर्ण का मेल होता है। संधि में किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। वर्णों का मेल, संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में क्या होता है? शब्दों का मेल होता है। तो आपका हो जाएगा। इसका परिभाषा अगर आपको देना होगा तो आप दे सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाला जो शब्द होते हैं वे क्या कहलाते हैं? आपका समास कहलाते हैं। यूं समझ लीजिए, दो शब्दों का मेल क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसका संक्षिप्त रूप कहे तो लिखते हैं संक्षिप्तीकरण। इसका क्या होता है? संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? प्रकार जानेंगे। समास के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो समास का जो मुख्यतः जो भेद होते हैं, समास का भेद, समास का जो मुख्य भेद होते हैं वे होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब कहिएगा सर कुछ ऐसा नियम बताइए ट्रिक टाइप का कि याद हो जाए। तो आप याद रखिएगा, ट्रिक बता देते हैं हम आपको 6 के प्रकार कैसे याद रखिएगा। ट्रिक हो जाएगा अब तक दादा, अब तक दादा, ये तो याद रहेगा आप लोगों को। अब तक दादा, अब तक दादा। अब कहिएगा सर ये कैसे होगा, तो हम आपको बताते हैं। अ से हो जाएगा अव्ययी भाव, अ से अव्ययी भाव, ब से बहुव्रीहि, क से हो जाएगा तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से याद रखिएगा द्वंद्व, और एक द से हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है। ये आपका 6 प्रकार हुआ किसका? समास का। समास का कितने प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार होते हैं। याद रखिएगा अब तक दादा, अब तक दादा, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु। ठीक है। यहां तक अगर आप लोगों का समझ में आ गया तो फिर आगे हम बढ़े। चलिए अब ऐसे करते हैं कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करते हैं बताते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं द्वंद्व से स्टार्ट करते हैं, आसान से। द्वंद्व समास ध्यान से समझिएगा। द्वंद्व समास कहते किसे हैं? ठीक है। तो इसका पॉइंट आप याद रखेंगे जिसका दोनों पद प्रधान हो। क्या हो? जिसका दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। ये आपका क्या कहलाएगा? द्वंद्व कहलाएगा। अगला पॉइंट कि एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर इसमें आएगा और। जैसे ही समास विग्रह करेंगे तो बीच में आप क्या लिखिएगा?
और देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको क्या है वो द्वंद्व है। इसमें आपको देखने को मिलेगा योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया योजक चिन्ह हो गया। इतना आपका द्वंद्व समास में होता है जिसका दोनों पद क्या होगा प्रधान होगा। जैसे में हम आपको बता देते हैं, जैसे में माता पिता, माता पिता, तो अब आप देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह भी लगा हुआ है ऊपर से। अब अधिकांश शब्द में योजक चिन्ह लगा रहेगा, सब में योजक चिन्ह नहीं लगा रहेगा। अब कहीं योजक चिन्ह कहीं किसी किसी में लगा भी होता है तो आपका द्वंद्व नहीं होता है। हम बता रहे हैं कैसे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए माता पिता, तो माता भी अपने आप में क्या है प्रधान है और पिता भी क्या है प्रधान है। जैसे इसका समास विग्रह करते हैं तो आपका आ जाएगा माता और पिता, माता और पिता। तो मेन रूप से हमको देखना क्या था और देखना था, समास विग्रह किए और आया आपका क्या है द्वंद्व समास। ठीक है, कहीं कहीं आपका जैसे कि यहाँ पे लिख दिए जलवायु। अब कहेगा सर जलवायु में तो कहीं भी हमको योजक चिन्ह नहीं दिख रहा है, ये कौन सा समास होगा? तो बाबू जरूरी नहीं है कि योजक चिन्ह हम बोले अधिकांश में लगा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसको जैसे ही तोड़ते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा जल और वायु। जल और वायु आपका यहाँ क्या आया और आया, और ये क्या हो जाएंगे आपके द्वंद्व समास होंगे। ठीक है, अब देखिए कहिएगा सर आपने अभी बताया कि किसी में योजक चिन्ह लगा होगा लेकिन फिर भी वो द्वंद्व नहीं है, तो सर क्या है? घर घर, अब तो बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है तो क्या सर ये द्वंद्व होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो सर क्या होगा? सर क्या होगा जब ये द्वंद्व नहीं है? तो इंतजार कीजिए, हम आपको क्या करते हैं इसको बताते हैं, टॉपिक आएगा तो बताते हैं कि घर घर कौन से समास होगा। ठीक है, इधर साफ कर दें या उतारिएगा आप लोग, ऐसा ही उतारिए लीजिए। हम लोग एक पढ़ लिए द्वंद्व, और जहां तक हमें लग रहा है आप लोगों को द्वंद्व में दिक्कत नहीं होगा, फिर हम पूछेंगे आप लोगों से। ठीक है, सेकेंड में आपका हो जाएगा द्विगु। देखिए द्विगु समास किसे कहते हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा। द्विगु कहते किसे है? तो द्विगु समास में क्या दिखिएगा आप, जिसका प्रथम पद में संख्यावाचक हो। क्या हो? संख्यावाचक, जिसका प्रथम पद क्या हो संख्यावाचक हो। प्रथम पद क्या हो संख्यावाचक हो, संख्या हो, तो वे आपका क्या कहलाएगा द्विगु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विगु कहलाएगा। संख्या में सर कौन कौन संख्या, सब संख्या द्विगु कहलाएगा क्या सर? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। यहां देखेंगे 0, ध्यान से समझिएगा, स्किप कीजिएगा आप लोग तो सही से समझ नहीं पाइएगा। नब्बे और ये रहा आपका 100। इस संख्या के अलावा अगर कहीं दूसरा संख्या आता है तो आपका द्विगु समास नहीं होगा। तो सर कौन समास होगा? तो आइए पहले एग्जांपल से समझते हैं कि द्विगु होते कौन है, इसके अलावा जो संख्या दूसरा कोई आएगा तो वो संख्या क्या कहलाएगा। यहां देखेंगे, हमने यहां लिखा आपका चौराहा। अब इसका समास विग्रह करते हैं। 4 राहों का समूह क्या हो जाएगा? 4 राहों का समाहार कहे तो या क्या कहेंगे समूह कहे तो बात बराबर है। यहां हमको देखना क्या है संख्या 4, पहला प्रथम पद में क्या आया 4 आया, संख्यावाचक आया। और संख्यावाचक जो होते हैं वो क्या होते हैं आपका द्विगु समास होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएंगे द्विगु समास हो जाएंगे। त्रिनेत्र देख लीजिए, त्रिनेत्र 3 नेत्र हो जिसके
तीन नेत्र हो जिसके, तो तीन क्या आ गया मेरा, संख्या आ गया। और यहाँ पे हम बात करेंगे त्रिनेत्र का, तो संख्या तो आया ही, साथ ही साथ त्रिनेत्र एक विशेष रूप धारण किया हुआ है। विशेष रूप पूछते हैं, जो अपना अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे हम लोग विशेष रूप कहते हैं, और उसको यौगिक शब्द भी कहते हैं। आप लोग सब शब्द में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, खैर कोई बात नहीं, शब्द जब पढ़ाएंगे तो उस समय भी हम क्या करेंगे, आपको बता देंगे। यहाँ देखिए त्रिनेत्र हम किसको कहते हैं, शंकर जी को कहते हैं। तो एक विशेष रूप हो गया, और जैसे ही विशेष रूप हो गया इसका मतलब है कि त्रिनेत्र में अगर ऑप्शन में अगर आपका रहेगा त्रिनेत्र का ऑप्शन हम दे दें, एक ऑप्शन में दे दें द्विगु, दो में दे दे द्वंद्व, तीन में दे दे बहुव्रीहि, और चार में दे दे कर्मधारय। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताए त्रिनेत्र कौन सा समास होगा, तो आपके अनुसार से तो आप कहेंगे सर इसमें संख्यावाचक पहले आ रहा है तो ये द्विगु होना चाहिए। हम कहेंगे नहीं बाबू, ये द्विगु नहीं होगा। सर कैसे नहीं होगा ये? हमने कहा कि अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में हो, ये विशेष रूप धारण किया हो, तो पहले हम क्या लगाएंगे, बहुव्रीहि लगाएंगे। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं होता तो कौन समास होता, तब द्विगु समास होता। समझ में आया कि नहीं आया? जो विशेष अर्थ, जैसे कि दशानन भी कह दे, क्या कह दे, दशानन कह दे, दशानन, 10 आनन हो जिसके, 10 सिर हो जिसके, यानी किसके 10 को सिर होते हैं, तो रावण के होते हैं। ये अपने आप में एक विशेष अर्थ धारण किए हुए हैं। तो विशेष अर्थ धारण किए हुए हैं, तो ऑप्शन में अगर आपका रहेगा बहुव्रीहि तो लगाएंगे बहुव्रीहि। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो क्या लगाएंगे, द्विगु लगाएंगे। समझ में आया या नहीं आया? आ गया। चलिए, अगर आपसे कभी कभी ये पूछ देगा कि बताइए क्या लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है, तो 21 कर लेते, 21 ऐसे बना, ठीक है। 21 कौन सा समास है, तो 21, अब ये कहिएगा कि सर ये इसमें संख्या तो 21 है नहीं, तो इसके समास विग्रह करते हैं, तोड़ते हैं। जैसे ही तोड़ेंगे तो 20 और 1 आएगा, 20 और 1, 20 और 1। और आपको याद होगा कि और हम किसी में बताए थे, द्वंद्व में बताए थे, और किस में बताए थे, द्वंद्व में बताए थे। इसलिए 21 कौन सा समास, द्वंद्व समास। यहाँ पे ये समझना है मुख्य रूप से, इसको ये कहते हैं, इसको समास। समास देखो कौन बड़का चीज नहीं है, बस आपको समझना है कि आखिर है क्या। अब संख्या तो है, 21 की संख्या है, 75 संख्या कह दे, 11 कह दे, 13 कह दे। एग्जाम में पूछा हुआ चीज है कि 75 कौन सा समास होगा, तो आप तो कहिएगा सर संख्यावाचक जो हो वो क्या होते हैं, द्विगु होते हैं। लेकिन हमने आपको कहा कि हाँ बाबू होते तो हैं, लेकिन संख्या में कौन सा संख्या, यहाँ पे देखिए ये वाला संख्या, इस संख्या के अलावा कोई और आते हैं तो क्या हो जाएंगे, वो द्विगु समास नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा, उसको समास विग्रह करेंगे। जैसे 75 है तो 70 और 5, 70 और 5, तो और बीच में आया, हमने दिमाग आपको दिए हैं, ट्रिक बताए हैं कि और बीच में आ जाए विग्रह करने पर वो आपका कौन समास, द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, इसलिए द्वंद्व समास। क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे पंचवटी हो जाएगा, पंचवटी 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह, तो 5 वटों का समूह यानी 5 मेरा संख्या आ गया, तो संख्या आ गया तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। आपका हो जाएगा त्रिभुवन, त्रिभुवन 3 भवनों का समूह, 3 भवनों का समूह, 3 मेरा क्या है, संख्या है, तो संख्या आ गया तो क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, हम हट जा रहे हैं, आप कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 में, 2 को पढ़ लेंगे, 3 में पढ़ लेते हैं कर्मधारय। कर्मधारय समास, इसका पॉइंट समझिएगा बहुत बढ़िया से।
कर्मधारय किसे कहते हैं? तो देखिए कर्मधारय में आपका जो है ना, ये आपका जिसमें कर्म की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो? कर्म की प्रधानता हो, इसमें कर्म की प्रधानता रहेगा, कर्म की प्रधानता रहेगा, तुलनात्मक बोध कराएगा, तुलनात्मक बोध कराएगा, विशेषण विशेष से देखने को मिलेगा, विशेषण विशेष से देखने को मिलेगा, उपमा उपमेय देखने को मिलेगा, उपमा उपमेय देखने को मिलेगा। इतना चीज आपको कर्मधारय समास में देखने को मिलेगा। आप इससे भी अगर आपको लगे कि सर नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम है ना, हम हैं, यानी कि समझिए कि सब ठीक ठाक है। आप क्या कीजिएगा, कैसा प्रश्न जोड़कर, ये ठीक है, कैसा कैसे प्रश्न जोड़कर, ठीक नो, आप क्या कर सकते हैं, उसका उत्तर पा सकते हैं। जैसे ही उत्तर मिला, समझ लीजिए कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। जैसे कि हम आपसे बोले नील गाय, नील गाय, नीला है जो गाय, नीला है जो गाय, गाय है कैसी? नीली है। कैसी है? नीली है। यहाँ पे उत्तर मिल गया इससे। गाय जो है वो क्या है आपका, ये विशेषता है, इसकी विशेषता क्या है? ये नीला है। नीलकमल, नीलकमल कमल तो है लेकिन कैसा है? नीला, नीला है। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा तो है लेकिन कैसा है? महान है। महान है। देखिए कैसा है? महान है। अब तो हमको नहीं लगता है कि दिक्कत होना चाहिए, हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इसमें विशेषण विशेष भी है, तुलनात्मक भी है। चंद्रमुखी, आइए देखिएगा, चंद्रमुखी, चांद के समान मुख वाली, चांद के समान मुख वाली। अब देखिए चांद से तुलना कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं? चांद से तुलना कर रहे हैं। तुलनात्मक बोध हुआ, उसका मुंह तो है लेकिन कैसा मुंह है? चांद के जैसा है। कैसा है? चांद के जैसा। तुलना किए, और तुलना करने का मतलब हो गया कौन सा समास? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब देखिएगा इसमें भी वो लोचा है। कैसा लोचा? तो यहाँ पे हमने लिख दिया पीतांबर, पीला है जो अंबर, यानी पीला है जो वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, वस्त्र तो है लेकिन कैसा है? पीला। पीला है। तो ये तो विशेषण विशेषता कोई बात हो गई, बता रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कभी कर्मधारय। लेकिन इसमें लोचा, लोचा क्या हो गया कि अगर बहुव्रीहि दिया रहे तो अब कौन सा समास? तब बहुव्रीहि समास। क्योंकि पीतांबर, पीला है वस्त्र, पीला वस्त्र किनका है? विष्णु जी का है, कृष्ण जी का है, यानी विशेष अर्थ धारण हुआ। जैसे ही विशेष अर्थ धारण, मतलब हम आपको बताए हैं पहले ही, विशेष अर्थ धारण जो करेगा वो क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि कहलाएगा। तो ये बहुव्रीहि भी हो सकते हैं। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि दिया रहे तो बहुव्रीहि लगाइएगा, अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो आप क्या लगाएंगे? कर्मधारय लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। बहुत बढ़िया, फिर कर लीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? चलिए 4 में पढ़ लेते हैं हम लोग, तत्पुरुष पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, क्या हो? उत्तर पद पद प्रधान हो। उत्तर पद पूछते हैं अंतिम अंत वाला, बाद वाला, जिसका उत्तर पद प्रधान हो, वे आपका तत्पुरुष समास कहलाएंगे। अब समझेंगे कैसे? अब आइए बताते हैं हम आपको। यहाँ आप पढ़े होइएगा कारक, कारक के 8 गो भेद। अब यहाँ पे तत्पुरुष के 6 गो भेद होते हैं। वही में से
कारक वाला ही, तो पहला वाला छोड़ देंगे, कर्म वाला, कर्ता वाला, कर्ता छोड़ देंगे और अंत वाला छोड़ देंगे, संबोधन। बाकी सब क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष का प्रकार। इसमें देखेंगे क्या देखेंगे, कारक चिन्ह देखेंगे। जिसमें देखिएगा समास विग्रह करेंगे, क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे और उसमें कारक चिन्ह अगर देखेंगे कि लगा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कौन सा समास है, तत्पुरुष है। अब कारक चिन्ह में हम लिख देते हैं कारक यहाँ पे, कर्ता, कर्म, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इसका चिन्ह देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान से आपके द्वारा होता है। हाँ, इसका होता है संप्रदान के लिए आपादान से, यहाँ पे लेते हैं अलगाव के लिए ना, अलगाव, संबंध ताके की सब होते हैं, अधिकरण में पर संबोधन ले। तो हमें क्या करना है, इसको और इसको छोड़ देना है। बाकी जो ये बच गया 6 वो ये होते हैं आपके, क्या होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं। क्या होते हैं, कर्म, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है। अब इसमें हमको देखना है ये वाला, ये हमको याद रखना है। क्या तो आपको याद रखिएगा, ये कारक चिन्ह, ठीक है। अब एग्जांपल समझते हैं सर, बता दिए एग्जांपल के थ्रू कि यहाँ ये कैसे होगा। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने यहां लिखा कामचोर, क्या लिखे, कामचोर। जैसे इसका समास क्रिया करेंगे, काम से चोर, काम से चोर, काम से चोर। अब देखिए काम से चोर, बीच में क्या आया, से आया। से क्या है, मेरा कारक है। अब कारक लगा रहेगा तो सर क्या बताए हैं, तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष हो जाएगा। हथकड़ी, हथकड़ी, जैसे इसको समास क्रिया करेंगे, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी लिख देते हैं हम यहाँ पे आपको, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अब यहाँ पे आप विचार करेंगे क्या लिखा हुआ है, के लिए, और के लिए क्या है, मेरा कारक, कारक चिन्ह है। अब कारक है तो कारक की लगने वाला सब क्या कहलाते हैं, तत्पुरुष समास। इसलिए क्या हो जाएंगे मेरे, तत्पुरुष है। कौन से तत्पुरुष, तो संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। राजकन्या, राजकन्या, इसको जैसे ही तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, राज की कन्या, राजा की कन्या, राजा की कन्या, कन्या, यानी की आ गया, संबंध बताया जा रहा है तो संबंध बताया जा रहा है। यहाँ पे कारक चिन्ह आ गया, कारक चिन्ह आने का मतलब हो गया आपका तत्पुरुष समास। आपका और देख लेते हैं, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो भी आपको क्या करना है, सिर्फ आपको देखना क्या है, समास विग्रह किए और क्या है उसमें कारक चिन्ह आए, तो कारक चिन्ह जैसे ही आएगा आप क्या समझेंगे, तो ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, हम हट जा रहे हैं, अब जल्दी से उतर लेते हैं। तत्पुरुष में भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं, लास्ट में पढ़ेंगे बहुव्रीहि, बात कर लेते हैं अव्ययी भाव का।
अव्ययी भाव समास। इसको ध्यान से समझिएगा जी। पहले अव्ययी भाव समास में देखना है जिसका, इसमें क्या करना है, इसका प्रथम पद में अव्यय हो, इसका प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो। यूं कहे, प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो, या यूं कहे कि प्रथम पद में उपसर्ग लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, उपसर्ग। अब कहिएगा सर उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग बाबू वे शब्दांश होते हैं जो शब्द से पहले आके उसका अर्थ क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्दांश के अंत में जो लगते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ गया। तो हमको देखना है अव्ययी भाव में, क्या देखना है कि प्रथम पद में उपसर्ग लगा होगा। क्या लगा रहेगा, उपसर्ग लगा रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और अब जैसे देख लेते हैं उपसर्ग में कौन कौन उपसर्ग, जैसे देख लेते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल में आ देख लेते हैं, यथा देख लेते हैं, बे देख लेते हैं, भर देख लेते हैं, प्र देखते हैं, प्रति देखते हैं, आदि कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये सब लगा रहेगा पहले तो आप बेहिसक क्या लगाइएगा, अव्ययी भाव लगाइएगा। एक और बात जो पहले हम आपको बताए थे द्वंद्व वाला में, आपको याद होगा कि घर घर वाला, वो भी हम आपको बताने वाले हैं इसी समास में। पहले इसका एग्जांपल हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा रहेगा जैसे कि आ जन्म, आ जन्म, तो आपको समास विग्रह करने की भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि जिस शब्द के पहले देखिएगा उपसर्ग लगा रहेगा वे क्या होंगे, अव्ययी भाव होंगे। तो शब्द मेरा जन्म हो गया, जन्म से पहले क्या लगा हुआ है, उपसर्ग। और आ क्या है मेरा, उपसर्ग है, उपसर्ग है मतलब अव्ययी भाव है, उपसर्ग है मतलब अव्ययी भाव है। बेशक, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, बेशक, शक, बे, सबसे पहले बे उपसर्ग लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। भर पेट, पेट भर, यानी भरपूर वाला, भर में होता है पूरा, ये हो गया पेट मेरा शब्द हो गया, उससे पहले क्या लगा हुआ है, उपसर्ग। ये उपसर्ग है भर, उपसर्ग मतलब अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। अब देखिए ये कहते हैं, आप प्रत्येक हो जाएगा जी, प्रत्येक ले लीजिए ना, प्रति प्लस एक ये हो जाएगा आपका, प्रति प्लस एक, आपका प्रति क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग मतलब अव्ययी भाव। यथाशक्ति, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा मेरा क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब अव्ययी भाव है। हमने कहा आपको कि बाबू दोनों पद में देखिएगा, दोनों पद में एक जैसा, एक जैसा शब्द हो, शब्द हो तो आप क्या बताएंगे, अव्ययी भाव बताएंगे। दोनों में एक जैसा ही हो, जैसे घर घर, घर घर, ये जो चीज लगा हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं है। घर घर क्या हो जाएगा आपका, दोनों एक जैसा है, ये अव्ययी भाव हो जाएगा। हाथों हाथ, बातों बात, ये सब क्या हो जाएगा आपका, अव्ययी भाव हो जाएगा। अव्ययी भाव में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। हम देख लेते हैं लगले यहीं पे क्या करते हैं, बहुव्रीहि भी देख लेते हैं 6 नंबर में, यहाँ लिखते हैं आपका बहुव्रीहि, ये मेरा हो जाएगा लास्ट समास। इसे कहा जाता है, बहुव्रीहि खुद कहता है कि हम किंग ऑफ समास है, हम राजा हैं जी, हम राजा हैं मतलब बहुव्रीहि हैं। और जब हम ऑप्शन में हैं मतलब कि हम पे पहले क्या कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि पहले हम ही होंगे। ये कहते हैं कि हम प्रधान हैं, विशेष अर्थ धारण करने वाले हैं। क्या है, हाँ, जो विशेष अर्थ धारण करे, जो पौराणिक कथाओं में आए, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, बहुव्रीहि होते हैं। जैसे आपको पता होगा, हमने बताया लंबोदर, इसका तो अर्थ होता है लंबा हो उदर जिनका, तो ये अपना अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करेंगे।
अपना अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करे, वे क्या कहलाते हैं? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि कहलाते हैं। आपका शब्द में आइएगा तो वे शब्द यौगिक भी कहलाते हैं। यौगिक कहलाते हैं कि योगरूढ़ कहलाते हैं? योगरूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वे भी अपना अर्थ छोड़कर क्या करते हैं? एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो लंबोदर, लंबा हो उदर जिनका, ये अपना अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ धारण कर लिए। क्या? गणेश। गणेश जी। तो विशेष अर्थ मतलब बहुव्रीहि। कहीं ना कहीं लंबोदर का प्रयोग पौराणिक कथाओं में हुआ भी है, इसलिए क्या हो जाएंगे? बहुव्रीहि हो जाएंगे। चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाला, अपना अर्थ छोड़ दिया। चक्रधारी किसको कहते हैं? और विष्णु जी को कहते हैं या कृष्ण को कहते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? विशेष अर्थ धारण मतलब बहुव्रीहि। नीलकंठ, नीला हो कंठ जिनका, नीला हो कंठ जिनका। कंठ कैसा है? तो नीला है। देखा जाए तो ये क्रमधारी भी है। कहिएगा सर कैसे? तो ये विशेषण विशेषता की बात कही जा रही है। कंठ तो है लेकिन कैसा है? नीला तो नीला है, नीलकंठ। लेकिन ऑप्शन में हो क्या? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, क्योंकि बहुव्रीहि कहता है कि हम अर्थ विशेष धारण करते हैं। ये विशेष अर्थ धारण किए हुए हैं नीलकंठ, यानी कि शंकर जी। नीलकंठ मतलब शंकर जी, मतलब क्या हो जाएंगे? बहुव्रीहि हो जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे कि आप समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम आपको पूछते हैं कि क्या क्या कहाँ दिक्कत है। ठीक है।